नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। और आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत बधाई। अंतिम टेस्ट पर हम लोग पहुंच गए। आप लोगों ने मास्टर को यहाँ तक झेला, उसके लिए ओके। इम्तिहान पब्लिकेशन का आखिरी टेस्ट होगा ये। 11 टेस्ट आज कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को कांग्रेचुलेसन इसलिए क्योंकि आपने 1650 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। यकीन मानना, इसको अगर रिवाइज़ करके जाओगे ना अच्छे से, तो आपको इसमें से 30 से 40 क्वेश्चन करीब में एग्ज़ाम में टकराएंगे। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, है ना। मिनिमम मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको टकराएं। इसलिए इसको रिवाइज़ कम से कम 2 बार ज़रूर करना। अगर आप 2 बार रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, आप समय की बर्बादी कर रहे हो, यकीन मानना, है ना। मैं कितनी बार बुरी बात बोल देता हूँ, लेकिन यकीन मानना, इसको रिवाइज करना। 11 सेट आज कंप्लीट हो जाएगा। 1650 क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं। आप लोग आखिरी तक आए, इसके लिए धन्यवाद भी आप लोगों का। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और आखिरी टेस्ट है ये इसका, इस सीरीज़ का। इसके बाद ही मैं टेस्ट लाऊंगा, लेकिन टेस्ट से ज़्यादा फोकस अब हम लोगों का रिवीजन पर होगा। आप भी रिवीजन पर ही ध्यान दीजिए 1 महीने। पता है आपको, एक चीज़ मैं बताता हूँ आज, बीपीएससी में आपका एक ही आदमी है जो सिलेक्शन करवा सकता है, वो हैं आप। बीपीएससी में आपका एक ही आदमी है जो आपको रिजेक्ट करवा सकता है, वो भी आप ही हैं। ओके, और रिजेक्शन और सिलेक्शन के बीच में एक ही चीज़ का फ़र्क होता है। बीपीएससी के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, वो है रिवीजन। बीपीएससी के एग्ज़ाम में और कुछ होता ही नहीं है। आज का ही एओ का कल का पेपर देख लो, उसमें कुछ भी नहीं था, है ना। साइंस को छोड़कर बाकी सेक्शन में कुछ भी नहीं था। साइंस में लूसेंट से उन्होंने भर भर के क्वेश्चन दे दिए थे, और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने, लूसेंट भर के दिए थे उन्होंने। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और इसको ख़त्म करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? तो 1884 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसका 1885 में दादा भाई नौरोजी ने बोला कि इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करना चाहिए। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1931, और सरदार पटेल जी इसके अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? सहायक संधि की बात कर रहा है, यानी कि वेलेजली के समय में जो हुआ था उसकी बात कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तुहफात उल मुआवधीन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको फैक्ट को याद जरूर कर लेना इस बार। ओके, इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तुहफात उल मुवाहिदीन, इस पुस्तक को राजा राम मोहन राय जी ने अरबी भाषा में लिखा था। अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब के विद्वान थे राजा राम मोहन राय जी। इस पुस्तक में मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो महादेव गोविंद रानड़े हैं, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे ये, और गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। ओके, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य रहे हैं, और विधवा विवाह संघ की भी इन्होंने स्थापना की थी। मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? तो छठा का आंसर दिया है कि 1, 2 और 4 इसमें से सत्य है, यानी कि प्रांतीय स्वशासन, अखिल भारतीय संघ और भारत परिषद की समाप्ति। 1, 2, 4 इसका सही आंसर होगा। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 एक्ट में लाया गया था। अगला मैच करना है आपको, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, खुदाई खिदमतगार। तो खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। तत्वबोधिनी सभा कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी। तो ए का 2 होगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है इस बुक में बी। ओके, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय दिया है, और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर दिया हुआ है इस बुक में। तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो यहाँ पर करेक्शन करते हैं, एक जगह मैंने ऊपर नीचे कर दिया। तत्वबोधिनी सभा जो है इसके हैं देवेंद्रनाथ टैगोर जी, देवेंद्रनाथ टैगोर जी, और ब्रह्म समाज के तो हैं ही राजा राम मोहन राय जी, है ना। तो ब्रह्म समाज ही बाद में जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु होती है तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी संभालते हैं, लेकिन संस्थापक सदस्य चूंकि पूछा है यहाँ पर, तो इसका तत्वबोधिनी सभा में देवेंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे, और ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय जी का नाम आएगा।
आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी, खुदाई खिदमतगार में खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ब्रह्म समाज संस्थापक राजा राम मोहन राय जी, उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जी इसको कैरी करते हैं। निम्नलिखित में किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ की संज्ञा दी थी? तो लाला लाजपत राय जी ने ये कहा था, सुरक्षा का पाठ है ये। ओके। हार्डीमन ने गांधी जी के नेतृत्व में हुए किस आंदोलन को वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था? तो 9 का आंसर हो जाएगा, खेरा किसान सत्याग्रह को हार्डीमन ने बोला था कि ये वास्तविक किसान सत्याग्रह है। ओके। चंपारण सत्याग्रह के बारे में असत्य कथन को चुनना है हमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूं, आपको क्या करना है कि आपको इसको वीडियो पॉज करके करना है। तो 10 का आंसर इसमें डी दिया हुआ है जो असत्य है। तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों से अवैध वसूले गए धन का 50% भाग वापस कर दिया गया, ये यहाँ पर गलत है। 25% भाग उनको वापस कर दिया गया था किसानों को। लेनिथगो आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो 11 का आंसर हो जाएगा, 11 का आंसर दिया हुआ इसमें कृषि सुधार से था। इस लेनिथगो की अध्यक्षता में एक राजकीय कृषि आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति की समीक्षा करना था। और लेनिथगो आयोग का गठन 1928 में वाइसराय लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। जब इरविन था भारत में वाइसराय, उस समय लेनिथगो आयोग का स्थापना किया गया था। अगला, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? किस मुगल बादशाह के समय में दिल्ली पर अधिकार हो गया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ओके, ये आंसर हो जाएगा। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। भू राजस्व का पंचसाला बंदोबस्त के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में शुरू किया गया था पंचसाला बंदोबस्त, जिसको इस्तेमरारी बंदोबस्त भी व्यवस्था भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस्तेमरारी बंदोबस्त। और इसमें बताऊं मैं, इसी का विस्तार था। देखो इसमें पंचसाला लिखा हुआ है ना, 5 वर्षों के लिए था, लेकिन जमींदारी व्यवस्था जिसको अस्थायी भू व्यवस्था भी कहते हैं, जो कर्नवालिस के समय आता है, उसमें इस 5 वर्ष के प्रावधान को खत्म कर दिया जाता है और उसमें अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाती है। ओके, क्लियर हो गया। और पंचसाला बंदोबस्त को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1777 ईस्वी में इसको खत्म कर दिया गया। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसके द्वारा किया गया था? ये मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है, डॉक्टर VKRB राव के द्वारा किया गया था। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और सबसे पहले आकलन अगर पूछेगा बिना वैज्ञानिक के यहाँ पर, तो दादा भाई नौरोजी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है वैज्ञानिक आकलन, तो डॉक्टर VKRB राव। पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा काली मिर्च का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता था? 15 का आंसर हो जाएगा बी, कोंकण तट से, यानी कि कर्नाटक और गोवा, महाराष्ट्र का कुछ भाग जो है वो उसको बोलते कोंकण तट। 1882 ईस्वी में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्यालय कहाँ पर खोला गया? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, अडियार में खोला गया था। अडियार चेन्नई के समीप में है, वहीं पर खोला गया था, मद्रास में। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो स्वामी विवेकानंद को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। डॉक्टर DAV कॉलेज की स्थापना हंसराज ने की। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई ने की। और सर्वप्रथम स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रभाषा का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से ज़्यादा। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विवेकानंद को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, यही गलत है। दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किनको? दयानंद सरस्वती जी को। दिल्ली दरबार में वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस ने फेंका था। ओके, रास बिहारी बोस बम फेंक कर भाग गए थे और इस कांड में अभियुक्त अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद चंद, बसंत कुमार आदि पर दिल्ली षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया था। समन्वय आंदोलन के दौरान धरासना कांड प्रसिद्ध हुआ था, इसका संबंध किस राज्य से है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में धरासना, जहाँ पर सरोजिनी नायडू और इमाम साहब और ये सब गए थे। मानिकलाल जो हैं गांधी जी के पुत्र, ये सब आंदोलन करने गए थे नमक सत्याग्रह के लिए। नमक की फैक्ट्री थी और वहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत मारा था इनको, लेकिन उन्होंने सत्याग्रह के तौर पर हाथ नहीं उठाए थे उन पर, है ना। भू राजस्व के आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा लागू की गई थी? आईने दहसाला किसके द्वारा लागू की गई थी? ये टोडरमल था। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, टोडरमल। और ये पता है आपको, सबसे पहले लागू किया गया था शेर शाह के समय में, उसके बाद टोडरमल ने अकबर के समय में दहसाला प्रणाली को लागू किया। और दहसाला प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ मैं टोडरमल के हिसाब से। इसका जब भी पूछे तो अकबर के समय में लागू किया गया यही बोलना है आपको, टोडरमल ने लागू किया यही बोलना है आपको। क्या था ये? 10 वर्षों के उपज का एवरेज प्राइस निकाल लेंगे हम, है ना।
हर जगह का अलग अलग एवरेज उपज और एवरेज प्राइस निकाल लेंगे और उस आधार पर 30% के करीब में कर लगाया जाता था। यही था 10 साला प्रणाली। हर इलाके का, जैसे मान लो बिहार प्रांत है एक पूरे भारत का, तो बिहार प्रांत के पिछले 10 सालों के उपज और उसका एवरेज प्राइस निकालेंगे और उस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उस आधार पर हम लोग कर लगाएंगे। यही था 10 साला प्रणाली। टोडरमल इसका जनक माना जाता है। इसका आंसर बी होगा। प्रसिद्ध मस्जिदों एवं उससे संबंधित शासक निर्माणकर्ता के युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा मस्जिद किसने नहीं बनवाया? 21 का आंसर दिया हुआ है कि ई दिया हुआ है। सुमेलित दिए गए सभी मस्जिद और सभी शासकों की सूची सुमेलित है। बिल्कुल ही सही है सारे के सारे। उषा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने बनाया, मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी ने, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। ओके, निम्न से किस शासक के सिक्के पर हिंदू देवी लक्ष्मी के आकृति अंकित थी? तो 22 का आंसर हो जाएगा महमूद गौरी के सिक्के पर थी, है ना। लक्ष्मी, नंदी की आकृति, बहुत सारे देवी देवताओं की आकृति थी महमूद गौरी के सिक्कों पर। क्यों थी? तो इसने जब कब्जा किया ना उस पर, पृथ्वीराज द्वितीय को हराया, तो उसके जो सिक्के थे ना उसी को इसने कुछ दिन जारी किया चलाने के लिए। ऐसा कोई उदार शासक नहीं था कि हिंदू देवी देवताओं के सिक्के छापे, उसी के सिक्कों को यूज़ करता था, इसलिए उसके सिक्के पर देवी देवताओं के चित्र थे। हमें जर्जर तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? 23 का आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा विजेता, जिसको एक देवदास के रूप में मूवी में दिखा के बर्बाद कर दिया उस कैरेक्टर को, बाजीराव प्रथम। भारत का सबसे बड़ा विजेता है ये, समझ रहे हो ना। बहुत ही बलशाली। किस शासक ने किस स्थान से प्राप्त अशोक के अभिलेख में 2 भाषाओं अरामाइक और ग्रीक का प्रयोग किया गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सर एकुना, कंधार से जो मिला है उस पर अरामाइक और ग्रीक भाषाओं का प्रयोग किया गया है। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजन के समय में शासकों का प्रथम से शुरू करके सही क्रम लगाना है। जो 4 आयोजन हुए हैं उनको आपको क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आजाद शत्रु, काला शोक, अशोक और कनिष्क हो जाएगा। अब इसके टाइम पीरियड क्या है वो मत बताओ मुझे, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं और इनकी संगतियां जो हो कहाँ कहाँ पर हुई है ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आपको याद हो जाएगा, यकीन मारना, कमेंट जरूर करना इसको लेकर। वासुदेव के सम्मान में किस शासक ने गरुड़ स्तंभ को स्थापित करवाया था? 26 का आंसर हो जाएगा डी, हेलियोडोरस था जिसने स्थापित करवाया था। ओके, और ये कहाँ पर स्थापित करवाया था? विदिशा में स्थापित करवाया था। ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो एमपी में है। गाथा सप्तशती निम्नलिखित किसकी रचना है? तो गाथा सप्तशती को हाल ने लिखा है। हाल नाम का शासक है सातवाहन वंश का, और इसने लिखा है गाथा सप्तशती नामक पुस्तक। सातवाहन जो थे, जिनको आंध्र भी कहा जाता है, आंध्र सातवाहन, उन्होंने ही किया है। वाकाटक वंश का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, विंध्य शक्ति को दिया जाता है। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति ने की थी स्थापना, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है। वाकाटक वंश में सम्राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक प्रवरसेन ही था। तो किसने स्थापना की थी? तो विंध्य शक्ति ने। मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? मनेरपटना में है। ओके, पाल वंश के पतन के बाद बिहार में किस जनजातीय राजवंश का उदय होता है? तो बिहार में एक जनजातीय राजवंश का उदय होता है जो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला चीज़ था। ये था चेर वंश, चेर राजवंश। चेर राजवंश का उदय पाल वंश के पतन के पश्चात हुआ। इसके राज्य का क्षेत्र कौन सा था? तो सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू और शाहबाद तक। और चेर राजा फूलचंद्र ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत की थी। जो चेर राजा था फूलचंद्र, उसने जगदीशपुर में जो मेला लगता है उसकी शुरुआत की थी। प्रथम शताब्दी में अश्वघोष के प्रसिद्ध विद्वान डैश के प्रसिद्ध विद्वान थे। अश्वघोष कहाँ के थे? तो 31 का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र के थे। लेकिन जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर कब्जा किया तो अश्वघोष को अपने साथ लेकर चला गया। साथ में बुद्ध भगवान का कमंडल भी साथ में लेकर गया था। ओके, अगला है निम्न से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने हराया था सिकंदर के वगैरह, जो भी सिकंदर छोड़ के गए थे शासक, सबको हराकर भारत पर भारतीयों का शासन स्थापित किया था सबसे पहली बार। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं बिहार के किस प्रेस से प्रकाशित होती थी? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? खड़ग विलास प्रेस से प्रकाशित होती थी, खड़ग विलास प्रेस। ओके, और बस इसमें यही दिया हुआ है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो एक रचना है ना, नाटक भारत दुर्दशा, वो बहुत ही फेमस है, उसको ज़रूर देखना कहीं यूट्यूब पर सर्च करके, भारत दुर्दशा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो 34 का आंसर दिया हुआ है द बिहार हेराल्ड। आज तो आसान आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको।
चलो फिर से मैंने बोल दिया आसान या कठिन क्वेश्चन, गलती की मैंने, चलो कोई नहीं, इतना माफ़ करना। ताना भगत आंदोलन का प्रमुख नेता कौन है? तो 35 का आंसर हो जाएगा जतरा भगत। भारत में शून्य आधारित बजट खेती का प्रारंभ कब होगा? नहीं, यहाँ पर ये दिया है कि कोई भी बजट जो होता है ना, तो उसको हम क्या मानते हैं। जो शून्य आधार बजट का पहले मतलब बता देता हूँ, फिर आप लोग समझ जाओगे। जैसे पिछले वर्ष मान लो 100 रुपया रखा गया बजट के लिए, इसमें से 5 रुपया बच गया, सामान्य से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस साल हम इस 5 रुपये को लेकर बजट नहीं बनाएंगे। इस साल हम फिर से 0 से बजट बनाएंगे, 0 से 100 के लिए बजट बनाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। इसको क्या बोला जाता है कि पिछले साल के सारे बकियौती को ख़त्म करके फिर से शुरू से शून्य से बजट बनाना, इसी को शून्य आधारित बजट कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1987-88 ईस्वी से शून्य आधारित बजट का प्रारंभ किया गया है। ओके, अनवरत योजना की क्रियान्वयन अवधि क्या थी? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, 1978 से 80 तक थी। ओके, जनता पार्टी द्वारा लाया गया था ये। तेंदुलकर समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मैंने ये भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं अपने इकोनॉमिक्स में। 38 का आंसर हो जाएगा ई, सारे ही कथन इसमें सत्य हैं। ओके, गन्ना के लिए दिया जाने वाला FRP उचित और लाभकारी मूल्य किस समिति के संस्तुति पर शुरू किया गया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा रंगराजन समिति की संस्तुति पर शुरू किया गया था। ओके, रंगराजन समिति। ओके, जो मैं बोलता हूँ उससे भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, और मैंने एक चीज़ पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था, बार बार समझ में आ रही है ना आपको, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? तो इस चीज़ को लेकर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी गलतियों को। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा सी, गुलजारी लाल नंदा। आप लोग से जो फीडबैक मिलता है मैं उस पर काम करके सुधार करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ रह जाता है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है, 41 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह ब्याज की दर को घटाया जा रहा है, ब्याज की दर को घटाया जा रहा है मतलब कि मुद्रा को सरकार बाजार में बढ़ाना चाह रही है। यानी कि सरकार चाह रही है कि आप लोन लेके घर खरीदें, आप लोन लेके गाड़ी खरीदें, आप खूब सारा पैसा खर्च करें, सरकार ये चाह रही है। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, निवेश के व्यय को बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाया जाता है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका सामान्य सा अर्थ ये होता है कि अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाया जा रहा है तो अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ेगा। सामान्य सा अर्थ समझो, निवेश बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध खुला बाजार प्रचलन संबंधित है किससे? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से। अब सरकारी बॉन्ड जो होते हैं ना, RBI एक दुकान खोलती है, सच में नहीं खोलती है, वेबसाइट माध्यम से या टेंडर निकाल के बेचती है। RBI बोलती है कि हाँ भाई मैं बॉन्ड लेके बैठा हूँ, है ना, ऐसा करो, जिसके पास कैश है लेके आओ और बॉन्ड लेके जाओ। 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद आओगे, अगर आज तुमने 10,000 रुपये का बॉन्ड लिया है तो मैं तुम्हें 12,000 रुपये वापस करूँगा। आगे सब लोग बॉन्ड खरीद लिया। इससे क्या हो रहा है? मार्केट से कैश कम कर रही है RBI, है ना, कैश सारे उठा लिए। इससे क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति कम हो जाती है। समझ में आ गई बात? अब RBI ने दूसरी बार दुकान खोला, कैश लेकर बैठ गया, बोला कि जिसके पास बॉन्ड है अपना अपना बॉन्ड लेके आओ, मेरे पास से पैसा ले जाओ। तो अब क्या हो रही है? मार्केट में फिर से कैश का फ्लो बढ़ रहा है, यानी कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, उसको सरकार बढ़ाना चाह रही है, निवेश व्यय को बढ़ाना चाह रही है। ओके, ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का। RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों क्रय विक्रय को खुला बाजार प्रचलन कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने की थी? 44 का आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र रायचंद्र ने इसकी स्थापना की थी। ए आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। वर्ष 2022-23 के बिहार बजट में उद्योग में निवेश के मद में कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, 1643.74 करोड़ रुपये खर्च की जाएगी। 46 है कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार 20-21 में बिहार में कृषि विकास की दर कितनी रही? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी, 3.7%। बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता कितनी है? आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन पूछा है आपसे। 47 का आंसर हो जाएगा 144% हमारी फसल सघनता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो 48 का आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ए आंसर दिया हुआ है। वृक्क यानी कि किडनी जिसको बोलते हैं, किडनी। प्राकृतिक वरण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है?
49 का आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन है, ए आंसर हो जाएगा। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट रोग हो सकता है, ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है? तो ये आर्सेनिक के कारण होता है और पानी में इसकी उपस्थिति होती है, भौम जल में, खासतौर से बिहार में इसकी बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है आर्सेनिक की। कुछ साल पहले पाकिस्तान में तबाही मचाया था इसने। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, 51 का आंसर हो जाएगा यकृत में। ओके, यकृत में इसका संशोधन होता है, संश्लेषण जो भी बोलो। सेलेक्टिव लेजर ट्यूबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बराई ट्यूइंग टेस्टर टाइप का है। सेलेक्टिव लेजर ट्राबेक्यूलोप्लास्टी तकनीक से निम्न से किसका इलाज होता है? SLT से। इतना खतरनाक नाम लिखा हुआ है, इससे किसका इलाज होता है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोमा का इलाज होता है, सी। और ग्लूकोमा रोगियों के लिए वरदान है, ग्लूकोमा रोग से आंख की ज्योति जा सकती है। कस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर एवं फेको तकनीक मोतियाबिंद की चिकित्सा से संबंधित होती है। तो हमें क्या देखना है कि ट्राबेक्यूलोप्लास्टी जो होती है ये ग्लूकोमा रोग को उपचार के लिए बनाया गया है इसको। अमाशय में भोजन के जीवाणु को निम्न में से कौन नष्ट करता है? तो हमारे अमाशय में HCl होता है, खतरनाक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 53 का बी हो जाएगा। जिह्वा के किनारे पर और अलग अलग भाग पर जो आपका जीभ होता है ना, ये जीभ हो गई, इसके अलग अलग भाग पर अलग अलग चीज़ के स्वाद होते हैं, तो वही पूछा है आपसे। तो 54 का मैच कर लेते हैं। खट्टापन कहाँ पर होता है? तो जिह्वा के किनारे पर होता है खट्टापन, और कड़वापन जिह्वा के आधार पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कड़वापन। उसके बाद से दिया हुआ है कि मीठापन जिह्वा के शीर्ष पर होता है, तो इसका मीठापन हो गया। जिह्वा का पार्श्व पर नमकीन होता है, मैच हो गया, और इसका आंसर दिया हुआ है बी। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हृदय के सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा एंड्रोकार्डियम कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हृदय के सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय की मध्य परत को मायोकार्डियम कहा जाता है। हृदय के भीतरी परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है। तो 56 का बी आंसर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर रक्तदाब की खोज किसने की थी? तो 57 का आंसर हो जाएगा स्टीफन हेल्स ने की थी। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता का कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? एफ्लाटॉक्सिन जो होता है, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा डी कवक। ओके, पहला एंटीसेप्टिक पदार्थ किसके द्वारा निर्मित किया गया था? 59 का आंसर हो जाएगा बी जोसेफ लिस्टर के द्वारा। निम्न से किसका उसमें मान सर्वाधिक है? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन का। निम्न से कौन सर्वाधिक अपस्टोन रोधी पदार्थ एंटी नॉकिंग कंपाउंड है ना? एंटी नॉकिंग आसान रहता है तो याद करने में थोड़ा सा। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? टेट्राएथिलीन लेड हो जो होता है ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। जब इंजन में ऊष्मा ईंधन के पूर्णतः कार्य परिवर्तित नहीं होता है तो धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस धात्विक ध्वनि से बचने के लिए ईंधन में ये अस्फोस्टोटिक पदार्थ टेट्राएथिलीटेट डाला जाता है, जो लिखा है बहुत ही खतरनाक। एंटी नॉकिंग कंपाउंड जो है वो ध्वनि को कम करने के लिए गाड़ी में डाला जाता है, बस इतना हमें याद रखना है। ओके, बस बात ख़त्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का ए आंसर हो जाएगा। 62 पर चलते। एंटी नॉकिंग एजेंट है ये। डीजल तथा पेट्रोल की गुणवत्ता के परिरक्षण में क्रमशः किसका प्रयोग होता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीटेन संख्या और ऑक्टेन संख्या। इसको ज़रूर याद रखना, डीजल के लिए सीटेन और पेट्रोल के लिए ऑक्टेन संख्या का उपयोग होता है। सोल्डर निम्न से किसकी मिश्र धातु है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी सीसा और टीन। निम्न में से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो 64 का आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। अग्निशामक के रूप में एथिल मरकप्टेन का प्रयोग, ये गलत दिया हुआ है। एथिल मरकप्टेन का उपयोग तो हम लोग गैस में मिलाते हैं ना, गंध करने के लिए LPG में, है ना। और अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर डी होगा, असत्य। कौन सा तत्व जड़ युक्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? तो 65 का आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम। मोनाजाइट निम्न की इसका अयस्क है? तो 66 का आंसर हो जाएगा थोरियम का है ये। केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये। निम्न से असत्य कथन को चुनिए
तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, फलों को प्राकृतिक तरीके से पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। ये आर्टिफिशियल तरीके में उपयोग किया जाता है इसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तुल्यकालिक उपग्रह या भू स्थिति अस्थायी उपग्रह निम्न से कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा है आपसे भू अस्थायी और तुल्यकालिक के लिए। तो 68 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, सारे ही कथन सही है। ध्वनि का गमन किस रूप में होता है? 69 का आंसर हो जाएगा ए, अनुदैर्घ्य रूप में होता है। 70 निम्न से कौन सुमेलित युग्म नहीं है? तो 70 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय तीव्रता। एंगस्ट्रम ये गलत दिया हुआ है। ओके, चुंबकीय तीव्रता जो होती है इसको टेस्ला इसका मात्रक होता है, टेस्ला। ओके, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? 71 का आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण चुंबकीय तरंग की विशेषता नहीं है? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, ये ध्वनि के चाल से गति करती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ये अनुप्रस्थ प्रकृति के उदासीन तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बर्फ में अशुद्धि की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, हिमांक में कमी आ जाती है। बर्फ में जब अशुद्धि की उपस्थिति होती है तो हिमांक में कमी आ जाती है। अगला है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर उबलने लगता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो कम वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 74 का। दाब का मात्रक या इकाई क्या है? तो 75 का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ई, यानी कि दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और इसे पास्कल भी कहते हैं। इस प्रकार दिए गए विकल्प में ए और सी दोनों ही सही हैं। बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे के पीछे की तरफ जाना गति के किस नियम के कारण होता है? तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण होता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो होता है उसी के कारण होता है। डी आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देगा? अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में है उसको अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देता है। 77 का आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन और वायुमंडल में उपस्थित धूलकण और गैसों के कारण वायुमंडल नीला दिखाई देता है हमें। तो जो अंतरिक्ष में है उनके पास तो कोई वायुमंडल नहीं है, ना ही धूलकण है वहाँ पर मुख्य रूप से, तो इसलिए वहाँ पर काला दिखाई देता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में निम्न में से किसकी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडॉन गैस है जो भूकंप आने से पहले इसकी मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में। 78 का आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है? तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ अग्नि मेखला जो बनती है, रिंग ऑफ फायर जो बनती है, वही है सबसे विस्तृत। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, प्रशांत महासागरीय तटीय प्लेट। क्यों बनती है? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है ये आस पड़ोस के सारे प्लेटों से टकराती है। इधर यूरेशियाई प्लेट से टकराएगी, नीचे ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से टकराएगी, उत्तरी अमेरिकी प्लेट से टकराएगी, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से टकराएगी। इसलिए चारों तरफ यहाँ पर ज्वालामुखी और भूकंप बहुत ज़्यादा मिलते हैं। निम्नलिखित में कौन अवशिष्ट पर्वत नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, हिमालय जो है ये एक फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड का मतलब क्या होता है? एक वलित पर्वत है ये। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण विंध्याचल, अरावली या सतपुरा हो सकता है। 81 नंबर पर चलते हैं। निम्न से किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा राइन नदी जो है इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। यह यूरोप के सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। यह नदी यूरोप के कई देशों से होकर प्रवाहित होती है। इस नदी की लंबाई 700 किलोमीटर है मात्र, और 700 मील है, करीब में मील है, 700 मील है। राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलकर ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस के मध्य सीमा का निर्माण करती है। इस नदी मार्ग में कोयला पाया जाता है, इसलिए इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 82 का आंसर हो जाएगा माउंट ब्लैंक जो है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 4808 मीटर इसकी ऊंचाई है। आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है जो लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और 7 यूरोपीय देशों में फैली है। पेरिरीज पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करती है। समदाब रेखा क्या है? तो एक समान दाब को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा होती है। एक समान दाब को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखा होती है। समदाब रेखा गोल भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, जिस जैसी मर्जी वैसी हो सकता है। 83 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आधुनिक भौगोलिक विचारों मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट्स के संस्थापक कौन हैं? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ ई, यानी कि आधुनिक भौगोलिक विचारों के संस्थापक संयुक्त रूप से कार्ल रिटर और हम्बोल्ट हैं, दोनों को माना जाता है।
प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेट टेक्टोनिक जिसको बोलते हैं। तो 85 का आंसर हो जाएगा टूजो विल्सन ने किया था। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? 86 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में। कोल जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि है। पश्चिम बंगाल में संथाल, मुंडा, उराव। बिहार में मुंडा, उराव और संथाल, मतलब पश्चिम बंगाल बिहार में वही जनजातियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित किस देश के जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? 87 का आंसर हो जाएगा चिली और अर्जेंटीना जो है इनकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। कौन सी है? तो एंडीज है। क्षेत्र और देश के जोड़े निम्नलिखित में जोड़ा में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? क्षेत्र और देश कौन सा सुमेलित नहीं है? 88 का आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि उपयुक्त में से इसमें दिया हुआ है ये सारे ही सही हैं, इसलिए इसका आंसर ई होगा। ये सारे ही सही हैं। ट्यूनियन, मकाओ, लापलामा और फॉकलैंड यूके, ये सारे के सारे ही सही हैं। इसको ध्यान में रखना, ई आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित किस क्षेत्र प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर है खंबात की खाड़ी। 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारावार चट्टानें नहीं हैं? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? कैमूर और रोहतास में धारावार चट्टानें नहीं हैं। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसमें सबसे कम जिले हैं? तो 91 का आंसर हो जाएगा भागलपुर। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। करेवा मिट्टी चाहिए होता है इसके लिए। 92 का ए हो जाएगा। 93 है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है। बिष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच में है? तो ब्यास और सतलज होगा। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। झेलम और चिनाब के बीच में कौन सा है? चज। ओके। और रावी चिनाब के बीच में तो रचना दोआब है। गतिक संकल्पना या विषुवतीय पछुआ पवन का सिद्धांत किसने दिया था? तो 95 का आंसर इस बुक में दिया हुआ है। वो दिया हुआ है आपका बी, फ्लोन ने दिया था। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इस बुक में दिया हुआ है 13वां। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वें स्थान पर है। लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात, और अगर लद्दाख को शामिल नहीं करोगे आप तो 12वां स्थान होगा। इस क्वेश्चन में देना चाहिए था इसको लिख के कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सिर्फ राज्यों में कितना स्थान है, तो हम 12वां बताते। और अगर वैसे ही पूछा है, सीधा सीधा से पूछा है कौन सा स्थान है, तो आपको 13वां मार के आना है। ओके, इसका आंसर बी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची के विषय में शामिल नहीं है? राज्य सूची में कौन सा चीज़ शामिल नहीं है ये पूछा है आपसे। तो निगम कर जो है ये केंद्रीय सूची का विषय है। 7वें शेड्यूल में बांटा गया है राज्य केंद्र के सब्जेक्ट। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित कौन थे? तो इसका आंसर है सर BN राव। प्रखंड विद्वान आदमी। भारतीय संघवाद के पद्धति प्रेरित है किस चीज़ से? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट समझे ना, कनाडा के लिए जो एक्ट बनता है बंधुओं, उसकी बात हो रही है। भारतीय संघवाद की प्रेरणा वहीं से ली गई है। निम्नलिखित किसे अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है कि भारतीय जो विदेश सेवा है उसको शामिल नहीं किया जाता, इसमें सी दिया हुआ है। और IAS, IPS और IFS हैं, इनको मुख्य रूप से अखिल भारतीय सेवा के तहत शामिल किया जाता है। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात हो रही है। प्रशासनिक अधिकरणों का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? 101 का आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 323A में दिया हुआ है। और आर्टिकल 324 में क्या है? 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। प्रशासनिक अधिकरण 323A। विधियों का समान संरक्षण से तात्पर्य क्या है? तो सकारात्मक विभेदीकरण इसमें हो सकता है। इसका आंसर बी होगा। विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है कि समान लोगों के लिए समान कानून, असमान लोगों के लिए असमान कानून। इससे राज्य को फ़ायदा होता है, स्टेट को फ़ायदा होता है। स्टेट का मतलब बिहार से मत लेना, भारत से लेना। इसमें राज्य क्या कर सकती है ना, दो लोगों के लिए अलग अलग कानून बना सकती है। जैसे महिलाओं के लिए अलग कानून बना सकती है और आपके लिए अलग कानून बना सकती है। दलितों के लिए अलग कानून बना सकती है और आपके लिए अलग कानून बना सकती है। अब विधियों का समान संरक्षण में ये होता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सकारात्मक विभेदीकरण हो सकता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? विधियों के समक्ष समानता।
क्या बोला मैंने? एक तो होता है विधियों का समान संरक्षण और दूसरा क्या होता है? विधियों के समक्ष समानता। विधियों के समक्ष समानता जो होता है वो किसी भी राज्य के लिए खराब हो सकता है, भारत के लिए वो भारत स्टेट सरकार जो है उसके लिए वो निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि सरकार कानून बनाने में विभेद नहीं कर सकती है किसी के साथ भी। तो विधियों का समान संरक्षण और विधियों के समक्ष समानता, इसको जरूर ध्यान में रखा होगा। पॉलिटी का सबसे बेसिक टॉपिक है ये सब। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 28 राज्य, 9 संघ शासित प्रदेश। भारत भाषाई आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली आयोग था। ये 104 का ए हो जाएगा। भारत के संविधान किस भाग का संबंध नागरिकता से है? 105 का आंसर हो जाएगा, भाग 2 का संबंध है। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? 106 का आंसर हो जाएगा डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान करने का अधिकार निम्नलिखित किसे निहित है? 107 का आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग को निहित है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। किस चीज़ के लिए प्रयोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए प्रयोग है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पर विचार कीजिए। देश के नाम का वर्णन, राज्य पद्धति के प्रकार का वर्णन, संप्रभुता का वर्णन। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1 और 2। 110 अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआई के प्रथम मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किस भारतीय मूल व्यक्ति को नियुक्त किया गया? एक भारतीय व्यक्ति है जिसको CIA का मुख्य टेक्नोलॉजी वाला अधिकारी नियुक्त किया गया है। 110 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? नंदमूल चंदानी। देशी और लुप्तप्राय जानवर, फसल, समुद्री और जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 112 का आंसर हो जाएगा, विजय सांपला को। गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ देने के लिए अप्रैल 2022 में किस राज्य के सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गूगल ने एक राज्य के साथ समझौता किया है, उसका नाम है तेलंगाना, महिला उद्यमियों के लिए। किस देश ने अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सदस्यता त्याग करने की घोषणा कर दी? विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना जो सदस्यता है इसने त्याग दिया है। तो 114 का आंसर हो जाएगा, रूस आजकल बड़ा ही फॉर्म में है। किस भारतीय खिलाड़ी ने जूनियर विश्व भारोत्तोलन 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो 115 का आंसर हो जाएगा सी, हर्षदास शरद गरुड़ ने ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया भारोत्तोलन 2022 में। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बन गई हैं? तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा, अभिलाषा बराक बन गई हैं। और एक क्या हरियाणा के रहने वाली हैं। भारत द्वारा प्रस्तुत नए त्वचा आधारित स्वदेशी टीबी परीक्षण विधि का नाम क्या है? त्वचा आधारित टीबी परीक्षण है ये। 117 का आंसर हो जाएगा, CTB इसका नाम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसको अपनाने की घोषणा की है, वो यही है बस। लोगों को उनके दरवाजे पर ही जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, जाति, आय प्रमाण पत्र, 100 सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु मितान योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य सरकार ने आरंभ किया है? मितान योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। इतने सारे सर्टिफिकेट आपको घर पर मिल जाएंगे। पश्चिम मध्य रेलवे ने एक बैटरी चलित दोहरे मोड वाला लोकोमोटिव विकसित किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नवदूत, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीयों द्वारा सबसे पसंदीदा बैंक नोट कौन सा है? 120 का आंसर क्या हो जाएगा, 100 रुपये का बैंक नोट है जो सब पसंद करते हैं, करना भी चाहिए, 500 को तो खुले ही नहीं मिलते रहते हैं। 17वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में किस देश को फोकस देश के रूप में चुना गया है? तो 121 का आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन भारत और किस देश के बीच चलाई जा रही है? ये बांग्लादेश के बीच चलाई जा रही है। ओके, क्लियर हो गया। और कोलकाता से चलाई जाएगी ये। 2021-22 में भारत के किस राज्य ने चीनी का सर्वाधिक उत्पादन किया है? 123 का आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र टॉप पर आ गया चीनी के उत्पादन में, यूपी को पछाड़कर। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 124 का आंसर हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया। और ये आजकल बड़े फॉर्म में है। ये नीति आयोग द्वारा अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस शहर में किया गया? 125 का आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में किया गया। नीति आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि सूचना सोसाइटी फोरम पुरस्कार 2022 को जीता है? तो 126 का आंसर हो जाएगा सी, मेघालय ने इस पुरस्कार को जीता है। संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित सूचना सोसाइटी फोरम पुरस्कार। 127 नंबर है कि भारत का प्रथम
कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सा बन गया है? कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है किस राज्य, किस ज़िले में ये बना है? तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा? पल्ली गांव है जम्मू कश्मीर में, ये कार्बन न्यूट्रल बन गया है बिल्कुल ही। 340 घरों को स्वच्छ बिजली मुहैया करवाया जा रहा है। यूनेस्को ने किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया है? तो 128 का आंसर हो जाएगा डी, ग्वाडियालाजरा मैक्सिको को। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा किसे प्रदान किया गया? तो 129 का आंसर हो जाएगा सी, डेविड एटनबरो को प्रदान किया गया है ये। भारत का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 130 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में। ओके, देश का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार की राजधानी पटना में स्थापित किया जा रहा है, बस यही है। मिथिला ललित संग्रहालय का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? मिथिला ललित संग्रहालय 131 का आंसर हो जाएगा, मधुबनी में भी म्यूजियम खोला गया है। बिहार के वनों की स्थिति रिपोर्ट 2022 को निम्नलिखित में से किस संगठन ने जारी किया? 132 का आंसर क्या हो जाएगा? 132 का दिया है खाद्य और कृषि संगठन ने जारी किया है। सॉरी, यहाँ पर बिहार मैंने बोल दिया। विश्व के वन स्थिति रिपोर्ट, माई मिस्टेक, विश्व के वन स्थिति रिपोर्ट। जब आप इतने सारे क्वेश्चन देख देख के पढ़ोगे ना तो आंखें चौंध जाती हैं थोड़ी सी, इसलिए इतना मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो विश्व है यहाँ पर लिखा हुआ, विश्व के वन स्थिति रिपोर्ट। ओके, इसको खाद्य और कृषि संगठन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इसको जारी किया। 132 का आंसर डी हो जाएगा। 133 है, वेटिकन सिटी स्थित रोमन कैथोलिक चर्च ने किस भारतीय को संत का दर्जा दिया है? 133 का आंसर हो जाएगा देव सहायम पिल्लई को दिया है। नवंबर 2021 में अफगानिस्तान के मुद्दे पर 8 देशों के सुरक्षा सलाहकार की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? 8 देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो होते हैं उनकी बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी ये पूछा है, नवंबर 2021 में। 134 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। वर्ष 2022 के आरंभ में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव के बाद किस दल की सरकार का गठन हुआ है? 135 का आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी, भगवत मान इसके मुख्यमंत्री बने हैं। BCCI द्वारा वर्ष 2022 के लिए A+ श्रेणी में अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में कौन शामिल नहीं है 2022 के लिए? तो 136 का आंसर हो जाएगा KL राहुल को शामिल नहीं किया गया है। विश्व का सर्वाधिक शोर प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी। 138 है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत कब हुई है? 138 का आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2022 ईस्वी को हुई है। नोट डाउन करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 139 पर हम लोग पहुंच गए हैं। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किस राजनेता को शपथ दिलाया गया? तो शहबाज शरीफ को नव शपथ दिलाया गया था, सी आंसर। और इस सेट का, इस बुक का आखिरी क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, आप लोग 150 क्वेश्चन करने हैं तो कर सकते हैं आप। फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची 2022 में किसे एशिया का सर्वाधिक धनी व्यक्ति बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी को बताया गया था। इस 140 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आपके कितने नंबर बन रहे हैं ज़रूर बताएं, और ये टेस्ट का बुक कैसा लगा इसको भी ज़रूर बताना। ओके, मैंने आंसर दे दिया है आपको, पूरा का पूरा PDF ही प्रोवाइड करवा दिया है। बेस्ट ऑफ लक भी लिख के दे दिया है मैंने, क्योंकि ये आखिरी टेस्ट था इसका। इसके बाद भी हम लोग टेस्ट वगैरह लाएंगे अलग अलग, लेकिन रिवीजन आप लोग ज़रूर करिए, रिवीजन से ही सिलेक्शन आपका तय होगा। थैंक यू सो मच।